मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले श्री अमरजीत यादव जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और विशेष रूप से इसलिए कि 4 दिन पहले सर ने कहा कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, इफेक्ट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी ऑन नर्वस सिस्टम। तो मैंने एक जल्दी में एक आर्टिकल लिखा, और वो मैं इसके लिए भी आभारी हूँ उनका कि उन्होंने अपने सोवेनियर में इसको छापा दी है। जब आपको सोवेनियर मिलेगा तो उसमें आर्टिकल मेरा छपा है। मैं यहाँ पहले स्पष्ट कर दूँ और क्षमा के साथ स्पष्ट कर दूँ कि आप सभी लोग अब योग और प्राकृतिक चिकित्सा और जो दूसरी पद्धतियाँ हैं उसके एक्सपर्ट हैं, और मेरी बैकग्राउंड इतिहास की है। मैं कोई इसका औपचारिक शिक्षा मुझे नहीं मिली है किसी विषय की, तो मैंने अपनी रुचि के हिसाब से जो मेरा अनुभव है, मेरा एम्पिरिकल मेथड ऑफ नॉलेज, उसके हिसाब से मैंने आर्टिकल लिखा है और उसी के हिसाब से मैं बोलूँगा। योग एंड नेचुरोपैथी। योग है जोड़ना, सामान्य शब्दों में, जिसमें प्रथम आता है शारीरिक योगासन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद ध्यान और उसके बाद समाधि। आज के समय में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो अप्लाइड थ्योरी है उसको थोड़ा सा दूसरे रूप में देखा जा रहा है। वो नज़रिया जो इतिहास में पहले से रहा है, भारत के पौराणिक संदर्भों में जो नज़रिया रहा है, वो आज निदान और उपचार तक सीमित हो गया है। ट्रीटमेंट, एलिमेंट और जो एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी हम फील करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस पर वो केंद्रित है। मेरा अपना अनुभव है कि इन दोनों का मिलन बिंदु कहाँ है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का। योग जहाँ प्राण का संयम है, प्राण के आयामों की जानकारी है, सामान्य शब्दों में हम उसको प्राणायाम बोलते हैं, परंतु अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो वो प्राण का आयाम है। जब कुंभक और रेचक की प्रक्रिया संपन्न होती है तो तीनों आयाम से होकर होती है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तीनों आयाम कुंभक और रेचक की प्रक्रिया में संपन्न होते हैं, और इस आयाम में सबसे पहले मन को नियंत्रित करना पड़ता है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो प्राणायाम का जो मूल आधार है श्वास, वो श्वास नियंत्रित हो जाती है। जब श्वास नियंत्रित हो जाती है तो आपका जो रक्त संचरण है, एनाटॉमी में पहला चैप्टर है रेस्पिरेशन। मैं सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलूंगा, क्योंकि योग सूक्ष्म से स्थूल को ट्रीट करता है, चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति स्थूल से सूक्ष्म को ट्रीट करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व या पंच कोशों का ट्रीटमेंट होता है। प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जिन पंच महाभूतों से शरीर बना है उनका प्रयोग करके पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। तो पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी पर नियंत्रण, क्योंकि मन उसे नियंत्रित करता है, और जब उसे मन नियंत्रित करता है तो श्वास नियंत्रित हो जाती है, और जब श्वास नियंत्रित हो जाती है तो सर्कुलेशन, जो सेकंड स्टेज है, जो एनाटॉमी में सेकंड फंक्शन है, दूसरा तंत्र है, सर्कुलेशन नियंत्रित हो जाता है। जब सर्कुलेशन नियंत्रित हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिसका बेसिक फंक्शन है ब्रेन से लेकर आपकी जो मेरुदंड है, वर्टेब्रा जिसको कहते हैं, वहां से वो नर्व्स संदेश लेके जाते हैं, मैसेजिंग करते हैं। वो मैसेजिंग एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम तक कम्युनिकेट होती है।
जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं प्रॉपरली, तो जो बाकी मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो फंक्शन करता है। वो डाइजेशन का हो, वो एंडोक्राइन सिक्रेशन का हो, फिर आपका मस्कुलर सिस्टम हो, उसका विस्तार स्केलेटन सिस्टम तक होता है, जो कि लास्ट स्टेज है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की, जो बेस है। तो हम ये दोनों पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र थोड़ा सा योग से सीमित है मेरे नजरिए से, मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एलिमेंट के निदान, उसके ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में पंचभूतों का प्रयोग और पंचकोशों को ट्रीटमेंट की पद्धति से इस्तेमाल करती है। परंतु योग का लक्ष्य थोड़ा उच्चतर लक्ष्य है। योग एक केवल शारीरिक योग नहीं है, ये मुद्राएं नहीं है, केवल आसन नहीं है। आसनों के साथ साथ जैसे ही आप मुद्रा बदलते हैं तो कुंभक और रेचक सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी आप पालन करते हैं, वो उसका अनिवार्य अंग है। और अगर कोई योग अभ्यास करने वाला या योग शिक्षक व्यायाम के साथ श्वास प्रश्वास की विधि नहीं बता रहा है, तो वो जो लाभ है वो लाभ नहीं होंगे। नर्वस सिस्टम तक आते आते जो गति, जो संदेश भेजने की गति है, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस होता है। उसका कारण क्या है? मेरी मौलिक चिंता ये है, वो क्यों डिस्टर्ब हुआ? वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। वॉलेंटरी पे आपका नियंत्रण है, पर आज चिकित्सा विज्ञान के सामने, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो, यहां वॉलेंटरी मूवमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे नियंत्रण में है। मैंने अपने पर्चे में भी यही बात उठाई है, आप पढ़िएगा इसको डिटेल से। नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें एक ऑटोनॉमी है, एक ऑटोनॉमी पाई जाती है। वो ऑटोनॉमी कहां से आई है? वो जो स्वायत्ता है वो कहां से मिली है? वो स्वायत्ता प्राण के रिदम की स्वायत्ता है, नाड़ी के रिदम की स्वायत्ता है, हार्ट बीट की स्वायत्ता है, रक्त संचरण की स्वायत्ता है। मेरे हिसाब से लाखों सालों के एवोल्यूशन ने उसको निर्धारित किया है। मेरा हाथ उठेगा या नहीं उठेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, मगर मेरा हार्ट बीट करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा। ये वॉलेंटरी होगा, स्वचालित है ये। और आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हमारा वो मूवमेंट डिस्टर्ब होने लगा, हमारी हार्ट बीट डिस्टर्ब होने लगी, हमारा पल्स रेट डिस्टर्ब होने लगा, तो ये समझ लीजिए कि प्रकृति के साथ हमने कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया। क्योंकि जिस पे नियंत्रण नहीं था, जो महत्वपूर्ण चीज प्रकृति ने लाखों साल के उद्विकास से मनुष्यों को दी है, होमो इरेक्टस के बाद जब चौपाया दोपाया पे खड़ा हुआ, तो वर्बेट्रा में दो गतियां उत्पन्न हुई, एक ऊर्ध्वगति, एक अधोगति। मनुष्यों ने बताया कि वायु जितने प्रकार की भी वो है, प्राणवायु से लेकर धनंजय तक, अगर उसकी गति अधोगामी हो गई तो आपको अधोगति से कोई नहीं बचा सकता। अगर उसकी गति ऊर्ध्व गति हो गई तो फिर आप मनुष्य होने का जो फल है, जो सुफल है, वो प्राप्त करेंगे। यही योग का लक्ष्य है। और ये सारी प्रक्रिया संचालित कहां होती है? ये आपके मेरुदंड में संचालित होती है, वर्टेब्रा में संचालित होती है। वो संदेश, वो मैसेजिंग नर्वस सिस्टम रिसीव करता है और नर्वस सिस्टम ही उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो।
परंतु जब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये पातंजल योग सूत्र से ये सूत्र नहीं लिया या अष्टावक्र गीता से मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी। हाँ, पैरेलल चीज़ें पढ़ता रहा और सीखता रहा। इसी बीच में कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित किताब पढ़ी तो संबंध देखा कि कबीर ने कहा कि इस घट अंदर 7 समंदर, इसी में 9 लाख तारा, और इसी घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सर्जन हारा। जिस देह में सर्जन हारा है, वो देह अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने एलिमेंट के लिए दुर्गति को कैसे प्राप्त हो गई? इसका मतलब सर्जनहारे को लिए टहल रही ये देह अपनी उस विद्या, अपने उस ज्ञान को भूल गई, वो ज्ञान उसका तिरोहित हो गया। ये कैसे संभव हुआ? इमैनुअल कांट को मैंने पढ़ा, पश्चिम के दार्शनिक हैं, और इमैनुअल कांट ने मुझे भारतीय दर्शन के या भारतीय योग शास्त्र के दर्शन करा दिए। तो मैं आज उस प्रणाम करता हूं इमैनुअल कांट को कि उन्होंने मेरा इन सारी विधाओं से परिचय कराया, योग की इन सारी रहस्य से, गहराइयों से परिचय कराया। आज सोचना यह है कि मन, प्रोफेसर जो रिटायर थे केजीएम के प्रोफेसर भट्ट साहब, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आज जो अब मैं अपने मूल बात पे आता हूं। रेस्पिरेशन से पहले क्या, ऐसी वो कौन सी क्रिया है ह्यूमन एनाटॉमिकल सिस्टम में जो रेस्पिरेशन से पहले भी संपन्न होती है? हमको लगता है कि रेस्पिरेशन ही पहला है। मैं कहता हूं नहीं, रेस्पिरेशन पहला नहीं है। पहली अगर रेस्पिरेशन से पहली कोई प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास के लेने से पहले मनुष्य अगर कोई प्रक्रिया करता है और इंसान को उसको अपनी एनाटॉमी में वो शामिल करनी पड़ेगी। ये मेरा मानना है, मेरा दावा है। आज नहीं तो कल डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब तो करते हैं, एलोपैथी उसको प्रेस्क्राइब तो करती है, पर डॉक्टर ये कहता है कि आपको खुश रहना है, आपको चिंता नहीं करनी है, प्रसन्न रहना, क्योंकि ये अनसीन है अभी एलोपैथी के सामने। और एलोपैथी की दिक्कत ये है कि ये डॉपलर साउंड, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे को तो एडमिट करता है, परंतु ये मन की सत्ता को एडमिट अभी नहीं करता है। अभी ये सेरेब्रल और सेरेब्रल पाल्सी और सेरेब्रल सिस्टम के चारों तरफ ही घूम रहा है। इसके निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, जो इस तक संदेश भेजते हैं, मनोचिकित्सा भी मन की बात करते करते बुद्धि की बात करने लगती है, मन गायब हो जाता है। और जब वो ज्यादा गहराई में जाता है तो वो विकृति की बात करने लगता है, मनोविकृति की बात करने लगता है। मैंने एक दार्शनिक से पूछा, बहुत बड़े दार्शनिक थे, अब नहीं है इस दुनिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, पटना यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाते थे दर्शन के। मैंने कहा सर एक बात मुझे बताइए, क्योंकि कुछ ऐसे दार्शनिक भी हुए जिन्होंने हमारी चेतना को बहुत प्रभावित किया। उसमें से एक दार्शनिक रजनीश जी थे। उनका जिक्र इसलिए मैं उनका आलोचक या प्रशंसक नहीं हूं। मैंने कहा कि मुझे इतना बता दीजिए कि रजनीश जिस मन की बात कर रहा है, क्या वो सच्चा मन है? उस मन की बात तो बुद्ध को भी करनी चाहिए थी, कबीर को भी करनी चाहिए थी, विश्वामित्र को भी करनी चाहिए थी, सारे योगियों को उस मन की बात करनी चाहिए थी। तो उस दार्शनिक मेरी बात, मैं सवाल का जवाब पाने के लिए दिल्ली स्पेशली उनसे मिलने गया, और उन्होंने विद इन 1 सेकेंड, जैसे कोई गणित का प्रोफेसर किसी गणित के विद्यार्थी का समाधान 2 मिनट में किसी सूत्र से कर देता है, सेकंडों में समाधान कर दिया मेरा। उन्होंने कहा तो तामसिक मन है, ये सात्विक मन कहाँ है? रजनीश तो तामसिक मन की व्याख्या कर रहा है, ये सात्विक मन की व्याख्या वो करता ही नहीं। और जो तामसिक मन है
वही अधोगति का कारण है, वही आपको नीचे लेके जाता है, वही अधोगति है। और जो सात्विक मन है वही ऊर्ध्वगति है और वही योग का लक्ष्य है, यही योग का टारगेट है। इस वर्टेब्रल कॉलम के माध्यम से मूलाधार में बैठी हुई चेतना सहस्त्र चक्र तक कैसे पहुंचे। तो चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का टारगेट हो सकता है किसी बीमार को ठीक कर देना, किसी डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देना, आपके मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट कर देना, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देना। मगर योग का आदर्श कहीं उच्च आदर्श है। जब योगी प्राणायाम के माध्यम से प्राण की यात्रा करता है तो वो प्राण के 3 आयामों से परिचित होता है। आप एक ही समय जब आप सांस ले रहे हैं तो वर्तमान में भी हैं, जैसे अंदर ली सांस और जैसी बाहर छोड़ी तो आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही साथ प्राणायाम में मौजूद है, अवस्थित है। ये प्राणायाम का लक्ष्य है। और ये विश्वविद्यालय, ये फैकल्टी इस फील्ड में काम कर रही है। तो वो जो मेरी असली बात छूट गई कि जो परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, वो प्राथमिक सीढ़ी है। दृष्टिकोण है पहली सीढ़ी। रेस्पिरेशन से पहले, श्वास से पहले जिस दृश्य को आप देखकर ग्रहण कर रहे हैं संदेश, वो दृष्टिकोण आपने क्या ग्रहण किया, पर्सपेक्टिव आपका क्या बना। जैसा पर्सपेक्टिव बनेगा वैसा प्राण होगा। अभी इस मंच पे आप शेर देख लें, आपका पर्सपेक्टिव भय से पूरित हो जाएगा। किसी जोकर को देख लें, हास्य में चले जाएंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपने उसमें पढ़ा होगा कि रस, मुद्रा और रस और भाव। तो पहले भाव पैदा होता है, भाव से रस पैदा होता है और रस से अभिनय पैदा होता है, तब एक नाटक बनता है। तो इंसान को पहले अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। अगर आपके पर्सपेक्टिव में हताशा, निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके मौलिक दृष्टिकोण में ही समाया हुआ है, आप दृष्टिकोण को शुद्ध ही नहीं करते, आप कितना प्राणायाम कर लें, कितना भ्रामरी कर लें, कोई प्रभाव पड़ेगा? तो अगर रेस्पिरेशन से पहले एनाटॉमिकली मेडिकल विज्ञान को आज नहीं तो कल, क्योंकि साइंस इज रीचिंग फ्रॉम हार्ड टू सटल, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। आज डॉक्टर्स एलोपैथी भी जिस चीज को नहीं देख पाती उसका परास बढ़ाती है अपने यंत्रों का। अगर एलोपैथी से यंत्र निकाल दें तो एलोपैथी धड़ाम से जमीन पे आ गिरेगी। एलोपैथी का विस्तार तो वैज्ञानिक यंत्रों ने किया है। अब वो वैज्ञानिक यंत्र क्या कर रहे हैं? इंद्रिय क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। इंद्रिय क्षमता क्या है कि मैं कोरोना को देख नहीं सकता नंगी आंखों से, मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अपनी इंद्रिय क्षमता का परास बढ़ा के उसको देख सकता हूं। तो विज्ञान को एफिशिएंसी, एलोपैथी को एफिशिएंसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। अंतिम में उससे अपनी बात कहूंगा, परंतु जब योगी प्राणायाम के माध्यम से योग करता है तो उसकी दृष्टि दूरदृष्टि में परिवर्तित हो जाती है और दूरदृष्टि अंतर्दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वो दृष्टा हो जाता है, भविष्यवक्ता हो जाता है। ये क्षमता है अंतर्दृष्टि की। हबल टेलीस्कोप लगाकर आप लाखों करोड़ों का स्पेस में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, मगर आपके मन में क्या चल रहा है इसके लिए आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। ये यात्रा अंतर्यासा से शुरू होती है, प्राण के माध्यम से शुरू होती है, प्राणायाम से प्रारंभ होती है। और जब आप इस यात्रा में चल पड़ते हैं तो साइट, आपकी जो साइट है जिसको हम आई साइट बोलते हैं, उससे विजन डेवलप होता है। विजन के बाद जब विजन डेवलप हो जाता है, आप विजनरी हो जाते हैं, तो विजन के बाद इनसाइट डेवलप होती है। और जब इनसाइट डेवलप हो जाती है तो फिर देखने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। आप अपने दर्शन कर लेते हैं, अपने स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, फिर व्याधियों का कोई स्थान
नहीं बचता, अगर व्याधियां होती नहीं है उस बीमार शरीर में, तब तक आप इतना कुछ देख चुके होते हैं कि आपका शरीर और आपके शरीर की स्थिति महत्वहीन हो जाती है। फिर केवल आपकी दृष्टि और आपकी अंतर्दृष्टि को ही समाज देखता है, उसी की सराहना करता है, उसी के रास्ते पे चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का अनाड़ी हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई